हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ई-ट्यूटर यूट्यूब चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पार्ट नंबर 3। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके लिए एग्जिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चार्ज एंड नॉन चार्ज पेशेंट मेडिकेशन कम्स अंडर विच सिस्टम, किस सिस्टम के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम फॉर आउट पेशेंट के लिए, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम इन पेशेंट के लिए, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम आउट पेशेंट एंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम की बात करते हैं इन पेशेंट। यहाँ पर अगर चार्ज नॉन चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पर कंप्लीट निकल जाएगा आपका कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। दो तरीके का होता है, एक होता है चार्ज और एक होता है नॉन चार्ज। नॉन चार्ज जिसमें आपको लास्ट में एक साथ बिल पे करना रहता है, और चार्ज जिसमें एक ही बार में आपको हर एक डोज का आपको यहाँ पर पेमेंट देना पड़ता है। यहाँ पर क्लियर करेंगे जी, ठीक है। फ्लोर स्टॉक सिस्टम में दो तरीके के रहते हैं, एक चार्ज होता है, एक नॉन चार्ज होता है। चार्ज में आपको उसी समय जो भी आपको जितने भी इंजेक्शन लगेंगे, जितनी भी सिरिंज लगेंगी, सबको आपको यहाँ पर पे करना रहता है। लेकिन नॉन चार्ज में एट लास्ट जब बिलिंग होता है, फाइनल बिलिंग, वहाँ पर आपको पे करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इनमें से कौन सा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड नहीं है। ड्रग बास्केट मेथड की बात करते हैं, जस्ट इन टाइम मेथड की बात कर लिया जाए, यूनिट डोज भी दिया जाता है, या फ्लोर स्टॉक मेथड। अभी हमने देखा था फ्लोर स्टॉक मेथड, ये आ जाएगा जी, बिल्कुल सही है। यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी आ जाएगा। ड्रग बास्केट आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, कभी देखेंगे तो जब आईसीयू बेड है या किसी भी तरीके और कोई अगर पेशेंट वहाँ पर इन पेशेंट अगर एडमिटेड है, तो नर्स अपने हाथ में एक बास्केट लेकर ऐसे स्क्रॉल करते हुए जाते रहती है और वो पेशेंट को मेडिसिन देते रहती है। तो ये भी ड्रग बास्केट सिस्टम भी आ जाएगा। मोबाइल यूनिट बोल सकते हैं इसे हम, यूनिट डोज भी बोल सकते हैं, फ्लोर स्टॉक भी बोल सकते हैं, बट आपसे नॉट पूछा गया है। जी हाँ, जस्ट इन टाइम मेथड ये एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड नहीं है, यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। चलिए क्लियर करते हुए चलना है। ड्रग बास्केट होता है, यूनिट डोज होता है, फ्लोर स्टॉक होता है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, मतलब अगर हम किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम रेडी कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। ऑल मेडिकेशन ऑर्डर आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय द फार्मासिस्ट। हाँ जी, एक ही जगह में सारे के सारे मेडिसिन लिखे हैं, तो आपको मतलब एक लिस्ट है मानकर चलिए, उस लिस्ट में सारे के सारे मेडिसिन, पेशेंट को कौन कौन सा मेडिसिन दिया गया है, सारे के सारे अगर एक ही लिस्ट में लिखे हैं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको उसे रिव्यू करने में आसानी होगा, बिल्कुल। अगला देखते हैं, इट प्रोवाइड्स द इंटरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स एंड द पेशेंट। हाँ जी बिल्कुल, फार्मासिस्ट भी अब एक ही लिस्ट है, इसे फार्मासिस्ट भी आकर चेक कर रहा है, डॉक्टर भी चेक कर रहा है और नर्स भी इसे ही चेक कर रही है। तो यहाँ पर ये भी इजी हो जाएगा, एक ही चीज़ में, एक ही लिस्ट में सारे के सारे ड्रग का रिव्यू ये तीनों ही पर्सन देख सकते हैं। इट प्रोवाइड क्लियर इन्वेंट्री कंट्रोल। हाँ जी, यहाँ पर भी आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, तो तीनों ही यहाँ पर आपके लिए सही निकल रहा है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इसमें से कौन सा फ्लोर स्टॉक सिस्टम का टाइप नहीं है, अभी बताएंगे। चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम बोला, अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम बोला, एसएस फ्लोर स्टॉक सिस्टम, या इनमें से कोई भी नहीं। अभी मैंने बताया था फ्लोर स्टॉक सिस्टम दो तरीके का होता है, एक होता है चार्ज और एक होता है नॉन चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज भी होता है और यहाँ पर अनचार्ज बोला गया है, यानी नॉन चार्ज हो रहा है। यहाँ पर आपको नॉट निकालने बोला है। एसएस फ्लोर स्टॉक सिस्टम की बात करते हैं तो ये आपके लिए गलत आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर करना, एक्सेप्शनल केस है जी, इस पर खास ध्यान रखने की जरूरत है। नॉट वाले ऑप्शंस को आपको बाहर निकाल लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर बात कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन, हाँ इसके पहले जरूर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एग्जिट एक्सप्रेस की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आप अभी एनरोल होकर अपने पढ़ाई को और अच्छा और मजबूत बना सकते हैं जीडीसी क्लासेस ऐप पर, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इसमें क्या होता है बताइएगा। द नर्सिंग स्टाफ इज चार्ज फॉर डोज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम बताया था मैंने,
एक चार्ज है और एक नॉन चार्ज है। चार्ज में अगर आपका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में और आपको एक भी अगर मेडिसिन लगती है, एक एक इंजेक्शन अगर आपको लगता है, तो हर एक इंजेक्शन का आपको तत्काल उसी समय पेमेंट करना पड़ेगा। और नॉन चार्ज में क्या होता है, आपका यहाँ पर जैसे आईसीयू बेड में आपको एडमिनिस्ट्रेशन करो, आपको एडमिट कर दिया, अब जब जो भी आईसीयू के वहाँ पर पैकेज हैं, जो भी वहाँ पर मेडिसिन है, वो सारे के सारे लगते रहेंगे और एट लास्ट जब आप ठीक हो जाएंगे, रिकवरी के समय जब आपको रिलीज किया जाएगा, उस समय आपको सारे बिल एक साथ पे करना पड़ेंगे। ये हो जाएंगे नॉन चार्ज। अब यहाँ पर बोला चार्ज को समझिएगा क्या बोल रहा है, द नर्सिंग स्टाफ इज चार्ज फॉर, नर्सिंग स्टाफ से पैसा लिया जा रहा है, नहीं जी, नर्सिंग स्टाफ क्यों पैसा देने जाएगी। अगला बात करते हैं, पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर्ड टू हिम। हाँ जी, पेशेंट को जितने भी डोज लगेंगे उन हर एक डोज के पैसे उसे उसी समय तत्काल देना पड़ेगा। अगला, देयर शैल बी नो चार्ज डायरेक्ट चार्ज फ्रॉम द पेशेंट। ना, ये कब आएगा, नॉन चार्ज में आएगा, नॉन चार्ज में आएगा, ठीक है, नो चार्ज बोला, नॉन चार्ज में आएगा, ये भी हट गया आपके लिए। डॉक्टर इज चार्ज, नहीं, डॉक्टर को काहे पैसा मांगा जाएगा जी। करेक्ट आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर, पेशेंट को हर एक डोज के लिए, हर एक इंजेक्शन के लिए, हर एक डोज के लिए, हर एक मेडिसिन के लिए तत्काल उससे पैसा लिया जाएगा। ये चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट देख लो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रिस्क्रिप्शन फॉर नार्कोटिक्स, ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स अंडर एनडीपीएस एक्ट की बात करते हैं। मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक्सेप्ट बोला है, फिर से यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए एक्सेप्शनल केस यहाँ पर डाला गया है। अगर कोई सा ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, अगर कोई सा ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें XRX लिखा है, मतलब डेंजरियस ड्रग्स है, मतलब नार्कोटिक ड्रग्स हैं, तो इसमें इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपको बताना है। सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, मतलब जो रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर जिसने आपको ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। पेशेंट का पूरा नाम, पेशेंट का कंप्लीट नाम यहाँ पर होना चाहिए। नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग, कितना ड्रग हमने लिया है और उसका कितना स्ट्रेंथ लेना है, कितने डोज में लेना है, कितने फ्रीक्वेंसी में लेना है, ये डिटेल होना चाहिए। अगला बोला है कि सिग्नेचर ऑफ द नर्स। चलिए अब जरा बताइए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है भैया। जिसने लिखा है प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर होना चाहिए, किस पेशेंट के लिए है ताकि उसका एब्यूज ना हो सके, कोई दूसरा उसके यूज ना कर सके। और तीसरा, कितने स्ट्रेंथ, क्योंकि डेंजरियस होते हैं, हैबिट फॉर्मिंग हो सकते हैं, ये खतरनाक ड्रग्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें इसका डोज, इसका स्ट्रेंथ मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं करेंगे तो कोई इसका मिसयूज भी कर सकता है। तो ये तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक नर्स का सिग्नेचर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं रहेगा तो भी चल सकता है। क्लियर करना। एक्सेप्शनल केस बोला है जी, नॉन ऑफ, यहाँ पर एक्सेप्ट जो बात करते हैं वो आपके लिए करेक्ट निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ड्रग इंक्लूडेड अंडर कंट्रोल्ड ड्रग्स, ठीक है, कंट्रोल्ड ड्रग के अंतर्गत कौन कौन से ड्रग्स आ रहे हैं, ऐसे ड्रग्स जी जिनका रेगुलेशन सरकार, गवर्नमेंट जिसे रेगुलेट करती है, जिसके सेल को, जिसके इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, जिस पर पाबंदियां बनाई गई हैं, मतलब जो हमारे लिए खतरनाक ड्रग हैं, उसे हम कंट्रोल्ड ड्रग के नाम पर जानेंगे। जैसे ओपियम डेरिवेटिव्स की बात करें, नार्कोटिक्स के अंदर आ रहा है, बार्बिचुरेट्स की बात कर लो, एम्फिटामिन की बात कर लो, ये सभी ऐसे ड्रग्स हैं जो हैबिट फॉर्मिंग है। इस पर आप ऐसे ही इसे नहीं ले सकते, इसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। आप इन ड्रग्स को ऐसे नहीं ले सकते हैं। चलो यहाँ पर क्लियर करना। अगला देख लो, इन यूनिट डोजेज सिस्टम, ठीक है, यूनिट डोज सिस्टम की बात करते हैं। CUDD का मतलब क्या होता है बताना। सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म बोला है, यूनिफॉर्म डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या सेंट्रलाइज्ड के साथ यूनिवर्सल डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चलिए जरा सा अगर क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो बहुत इजी है। यहीं पर आपको मिला यूनिट डोज बोला, और सी मतलब क्या निकला जी, सेंट्रलाइज्ड निकला। यूनिट, यू से यूनिट निकला, डी से डोज निकला, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सैटेलाइट फार्मेसी देखने को मिलेगा। सेंट्रलाइज्ड मतलब एक पर्टिकुलर, एक मानकर चलिए बड़ा सा एक हॉस्पिटल है, उसमें एक पर्टिकुलर एक फार्मेसी रहेगा जहां से हर एक स्टोर में, हर एक फ्लोर में मेडिसिन पहुंचाया जाएगा, जो आपका सेंट्रल फार्मेसी कहलाता है। ये क्लियर कर लेना जी। चलिए, एकमात्र यहाँ पर आपका सेंट्रल फार्मेसी रहता है किसी हॉस्पिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए।
ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट, जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑपरेट थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी, जिसे अपन सैटेलाइट फार्मेसी के नाम से जानते हैं, लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल इज कॉल्ड, मतलब मानकर चलिए एक हॉस्पिटल में अगर 5 फ्लोर है, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर हर एक फ्लोर में एक छोटे छोटे फार्मेसी के यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। 10 बाय 8 का कमरा आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर छोटे छोटे फार्मेसी रहेंगे। इन्हें सैटेलाइट फार्मेसी बोला जाता है। ये सेंट्रलाइज्ड होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, चार्ज फ्लोर होते हैं, या इसमें से कोई सा भी नहीं। तो बहुत ईजी यहाँ पर निकलेगा। अभी मैंने बताया था डिसेंट्रलाइज्ड की बात करते हैं तो सैटेलाइट फार्मेसी, और सेंट्रलाइज्ड की अगर बात करते हैं तो सेंट्रल फार्मेसी। ध्यान रखना, ठीक है। 5 अलग अलग फ्लोर, तो 5 अलग अलग फ्लोर में अलग अलग फार्मेसी शॉप आपको देखने को मिलेंगे। हॉस्पिटल फार्मेसी के अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं, ध्यान में रखते हुए चलना। अगला देख लो, द डिसएडवांटेज ऑफ सैटेलाइट फार्मेसी। अच्छा, सैटेलाइट फार्मेसी का भैया नुकसान क्या है हमारे साथ बताइएगा। इफिशियंसी, ड्रग कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं ये तो बेनिफिट है। इफिशियंसी मतलब अगर हमें जो मेडिसिन चाहिए वो हमें अपने फ्लोर में ही मिल जा रहा है। मतलब मानकर चलो अगर कोई पेशेंट है वो 4थे नंबर में एडमिट है और मेडिसिन लेने के लिए क्या ग्राउंड फ्लोर तक जाएगा? नहीं। अगर वही मेडिसिन उसे 4थे नंबर पर मिल जा रहा है तो ये उसके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है। अगला बात करते हैं, टाइम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कुड बी रिड्यूस। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप एडमिट हो 4थे नंबर फ्लोर में और नर्स को मेडिसिन लेकर आपको लगाना है और वो मेडिसिन लेने अगर ग्राउंड तक जाएगी 3-4 मंजिला चल के तो उसे प्रॉब्लम होगा। अगर वही मेडिसिन उसे एक कमरा छोड़ के अगले ही कमरे में मिल जा रहा है सेम फ्लोर में तो आपके लिए उसके लिए समय बच जाएगा। ये तो एडवांटेज हो गया। एडिशनल मैन पावर इज रिक्वायर्ड। और फिर बात करते हैं नो एरर इन ड्रग डिस्पेंसिंग। हाँ जी बिल्कुल, सेंट्रलाइज में बात करोगे तो वहाँ पर 1000 दवाइयाँ हैं, लेकिन छोटे छोटे फार्मेसी शॉप में कितने हैं? 500 हैं। इसके कंपैरिजन में कम ही है, तो यहाँ पर चांसेस बहुत ही कम रहेगा एरर होने का। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, ये आपको इसका डिसएडवांटेज निकलेगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे देखिएगा, अब देखिए एक फार्मेसी शॉप है, अगर एक फार्मेसी शॉप में ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा फार्मेसी शॉप है ज़्यादा से 5 स्टाफ वहाँ पर रहेंगे। लेकिन अगर आपने फ्लोर 1 में भी एक खोल दिया, फ्लोर 2 में भी खोल दिया, 3 में भी खोल दिया, 4 में भी खोल दिया, 5 में भी खोल दिया, 5 फ्लोर में अगर आपने एक एक फार्मेसी ओपन कर दिया, या 6 ही मान लो, 7 ही मान लो, जितना ही फ्लोर है तो हर जगह एटलीस्ट 1 से 2 बंदे आपको बैठाने पड़ेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 पर्सन आपको बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर मैन पावर देखिए, अगर एक बैठा है तो 7 अलग अलग आदमी लग गए, अगर 2-2 के हिसाब से बैठा है तो 14 अलग अलग आदमी बन गए। जहाँ पर 5 आदमी से काम हो जा रहा था वहाँ पर आपको अब 14 मैन पावर की जरूरत पड़ी, तो उतने को आपको सैलरी भी देना पड़ेगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है जी सैटेलाइट फार्मेसी का। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नार्कोटिक ड्रग शुड बी स्टोर इन। नार्कोटिक्स जो डेंजरियस ड्रग हैं, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं, उसे हम कहां पर स्टोर करें? क्या कंडीशन उसका होना चाहिए स्टोरेज के लिए? आपको ये बताना है। मस्ट बी केप्ट इन अ डबल लॉक्ड कैबिनेट और कप बोर्ड। ठीक है, डबल लॉक किया जा रहा है। मस्ट बी स्टोर इन फ्रिज, फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं। कीप्ट इन फ्रंट ऑफ सेल्फ, या इसमें से सभी ना जी। स्लेब्स में बाहर में नहीं दिखाना, डिस्प्ले नहीं करना है। फ्रिज के अंदर नहीं रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा उसे अच्छे सिक्योरिटी के साथ रखें ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर सके। ठीक है, डबल लॉक्ड हमें कप बोर्ड में या कैबिनेट के अंतर्गत इसे रखना है। यहाँ पर जरूर से क्लियर करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ऑटोमेटेड ADD की बात करते हैं। ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम यूनिट बेस्ड कैबिनेट होते हैं। चलिए सही है बिल्कुल। ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग डिवाइस भी होता है और ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट, ये तीनों ही आपको यहाँ पर इसके तौर पर देखने को मिलेंगे। देखिए एक ही सिस्टम है लेकिन इसका 3 अलग अलग नाम है। ऐसे क्वेश्चंस पर आपको पैनी निगाह बनाकर रखनी है जी। ये सिनोनिम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस पर खास ध्यान रखना। दूसरे नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा और कंफ्यूज कर देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी। हाँ, ये जो किताब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक थ्योरी बुक और एक MCQ की बुक, पूरी तरीके से कलर्ड बुक यहाँ पर रहने जा रही है, जिससे आप अपना एग्जिट एग्जाम का सफर और बेहतरीन बना सकते हैं और सटीक तरीके से आप प्रिपरेशंस इस बुक के द्वारा कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बुक का कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं।
यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है? इन पेशेंट के लिए, आउट पेशेंट के लिए, दोनों ही, इन आउट दोनों के लिए, और इमरजेंसी पेशेंट के लिए। चलिए, यूनिट डोज मतलब जरा सा इस पर ध्यान देंगे। एक पेशेंट है, वो किसी बेड में लेटा हुआ है, उसे ला लाकर मेडिसिन दिया जा रहा है। कौन दे रहे हैं? तो नर्सिंग स्टाफ दे रहे हैं। तो यहाँ ये पेशेंट क्या है जी? यहाँ का एडमिटेड पेशेंट है, ठीक है। अगर कोई सीरियस कंडीशन हो गया, पेशेंट को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल बेड में से एडमिट किया गया है, तो ये पेशेंट आपका क्या कहलाएगा? इन पेशेंट, आउट नहीं, इन पेशेंट जो एडमिनिस्टर हुआ है, अंदर जो एडमिट हुआ है, ये निकल जाएगा आपका इन पेशेंट। इस पर हम बात करेंगे। आउट पेशेंट नहीं जी, आउट पेशेंट तो आते हैं और ओपीडी से मेडिसिन लेकर चले जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू, कितने कैटेगरीज में? दो टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, या इनमें से कोई भी नहीं? चलो, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपको देखने को मिला होगा, फार्मेसी 2 तरीके के रहते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में फार्मेसी 2 तरीके के रहते हैं। एक रहता है ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। एक अंदर आपको देखने को मिला होगा आईपीडी, जो जहां पर पेशेंट एडमिट रहते हैं, ये हो जाता है आईपीडी। ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब अगर आप डॉक्टर के पास गए, आपने ओपीडी की पर्ची बनवाई और डॉक्टर से जाकर आपने अपने आप को चेक करवाया, अपॉइंटमेंट ले लिए, डॉक्टर ने बोला ये मेडिसिन है, जाकर ले लो, आप ओपीडी जाओगे, ना कि आईपीडी जाओगे। आपको ओपीडी से मेडिसिन लेना है, फिर वहां से आप अपने घर चले जाओगे। आईपीडी की बात करते हैं जी, यहाँ पर जितने भी जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, उनका सारा दवाई आईपीडी से आता है, ना कि ओपीडी से। ये ध्यान रखना। तो 2 तरीके के आपके ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स रहेंगे, आपका आईपीडी और ओपीडी, ये दोनों ही देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अ कंट्रोल्ड सब्सटेंस इज अ ड्रग और केमिकल हुज, ठीक है, जिसके क्या बोल रहा है यहाँ पर? ऐसी चीजों को, ऐसे ड्रग्स को अपन कंट्रोल्ड सब्सटेंस बोलेंगे जिसका मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होता है। बहुत सही है, बिल्कुल। जिसका पोजेशन भी गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होता है, हाँ जी। जिसका यूज भी गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होता है, जिसका इंपोर्ट, जिसका एक्सपोर्ट, जिसका सेल, ये सारे के सारी चीजें अगर गवर्नमेंट बॉडी अगर उससे रेगुलेट करती है, वो आपको कंट्रोल्ड के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, सारे की सारी चीजें गवर्नमेंट ही उसे चेक करती है, गवर्नमेंट ही उसे क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। यहाँ पर निकल जाएगा आपके लिए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ओके, आई थिंक सो यहाँ पर कुछ गलत लगा हुआ है, लेकिन अपन बात करेंगे जी, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है आपका, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। कंट्रोल सब्सटेंस की बात करो, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेशन या उसके यूज, इन सभी को रेगुलेट करने का काम है जी किसका? आपका गवर्नमेंट का, ये आ जाएगा, है ना। वहां पर आंसर गलत लगा हुआ था, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए, जो मैंने यहाँ पर बोला उस पर आपको मेन फोकस करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ड्रग बास्केट डिस्पेंसिंग ऑफ मेथड इज अडॉप्टेड इन द, कहां पर अडॉप्ट किया जाता है बताते हुए चलना। ड्रग बास्केट, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक की बात करते हैं, चार्ज फ्लोर स्टॉक की बात कर लो, एम्बुलेटरी या कंट्रोल्ड ड्रग, यहाँ पर ड्रग बास्केट की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या निकल जाएगा जी आपके लिए? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ चल लेंगे, नॉन चार्ज, ठीक है। मतलब आपको लास्ट में सारे के सारे बिल पे करने हैं, ऐसा आपने कई बार देखा भी होगा हॉस्पिटल में। अगला क्वेश्चन देखो, एम्बुलेटरी पेशेंट को क्या बोला जाता है? क्या होता है, कौन होता है एम्बुलेटरी पेशेंट? रिक्वायर्ड टू एडमिट इन वार्ड फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है, नहीं जी, एडमिट कर दिए तो इन पेशेंट हो गया। और एम्बुलेटरी क्या होता है? आउट पेशेंट होता है, आउट पेशेंट में आ जाता है। रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, ठीक है, ओपीडी में ट्रीटमेंट लिए और उसके बाद उन्हें घर जाना रहता है, ये आ जाएंगे आउट पेशेंट में। रिक्वायर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, या इनमें से कोई सा भी नहीं, क्या निकलेगा जी? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के पेशेंट रहते हैं, ओपीडी में आ जाते हैं और ट्रीटमेंट होने के बाद फिर से इन्हें घर भेज दिया जाएगा, ये आपके एम्बुलेटरी पेशेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्टिविटीज की बात कर लो, रेडियो एक्टिव वेस्ट कौन कौन से होते हैं? हाई लेवल वेस्ट होता है, मीडियम लेवल वेस्ट होता है, लो लेवल वेस्ट, या इसमें से सभी हो जाएंगे? तो तीनों ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, लो लेवल वेस्ट जो हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, मतलब होम अप्लायंसेस वाली चीज़ें। मीडियम की बात कर लो, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। और अगर मैं बात करता हूँ हाई लेवल की, तो जो इंडस्ट्रीज या जहाँ पर लार्ज अमाउंट में इनसे रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, रेडियो एक्टिव एजेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से जो वेस्ट निकल रहे हैं वो आपके हाई लेवल में देखने को मिल जाएंगे।
तीनों ही यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा जी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर? रोल ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी, क्या काम रहता है कंप्यूटर का बताना। पेशेंट रिकॉर्ड डाटाबेस मैनेजमेंट, पेशेंट के रिकॉर्ड को मैनेज करने का काम। इन्वेंटरी कंट्रोल का काम आ रहा है। ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग का काम आ रहा है, या इनमें से सभी आ रहा है। तो ये तीनों ही आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर का काम क्या है जी? बिल बनाने का, कैलकुलेशन करने का, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का, जो हम अपने ह्यूमन ब्रेन से नहीं कर सकते। कंप्यूटर उन सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है। किसी भी ड्रग के बारे में, किसी भी पेशेंट का सारा इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में ही स्टोर करके रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहीं पर स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 20 नंबर, अल्टरेशन इन द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग बाय प्रायर और कॉन्करेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग। ठीक है, मतलब मानकर चलिए हमने किसी पेशेंट में ड्रग ए दिया है और उसी समय अगर हमने ड्रग बी दे दिया, ये दोनों ही ड्रग अगर आपस में ये इंटरैक्ट कर रहे हैं, या एक के मिलने से दूसरे का काम, अगर दूसरे का इफेक्ट अगर कम हो रहा है, हिंडर हो रहा है, इसे क्या बोला जाएगा? ड्रग रिएक्शन बोलेंगे, ड्रग इंटरेक्शन बोलेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलेंगे, या इसमें से सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। नहीं जी, ड्रग रिएक्शन नहीं होगा, ना ही ड्रग का एडवर्स रिएक्शन होगा। एडवर्स रिएक्शन मतलब एक ही ड्रग है, वही आपके बॉडी में गलत इफेक्ट कुछ शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? एक ड्रग हमने दिया है और दूसरा एक और ड्रग साथ में दे दिया, तो दूसरे ड्रग के प्रेजेंस होने के कारण पहला ड्रग प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके काम में हिंड्रेंस आ रहा है। ये कहलाएगा ड्रग इंटरेक्शन। दो ड्रग के आपस में मिलने से जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये निकल कर आएगा आपके लिए ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, जरूर से ध्यान देते रहना, इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को आपको बराबर उसी प्राथमिकता के साथ रेडी करना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नए MCQs के साथ।